हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, यूपी बोर्ड के अंदर क्लास 10th मैथ का पेपर ख़त्म हुआ और अब तैयारी करनी है मैथ के बाद साइंस की। क्योंकि साथियों साइंस में बहुत ही कम समय मिला है, मतलब कि 2 ही दिन बचा हुआ है। तो 2 ही दिन में हमें बेहतर तैयारी करने के लिए रणनीति की ज़रूरत है, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बता दिया। अगर आपने अभी तो उस क्लास को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। अब मैं इस क्लास में साथियों कंप्लीट केमिस्ट्री जो आपके क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसका मैं 60+ एमसीक्यू करवाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार रिपीटेड है और कुछ नए एमसीक्यू भी मैं लेकर के आया हूं। साथियों जो भी अभी तक आपने पढ़ा है अच्छी बात है, बस अभी से लेकर के 3 मार्च तक साथियों बीएसए के संग जुड़े रहें। बहुत ही बेहतर जानकारी मिल जाएगी, बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। नंबर 1 लिखा है, प्रश्न संख्या 1 है, रासायनिक समीकरण 2FeCl3 + 2H2O + Y gives out 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y क्या है। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। कह रहा है सवाल ये कि हमने जो ये रिएक्शन किया है, इस Y के साथ में हम क्या रख दें कि ये रिएक्शन क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। ओके, ये 2Fe है, 2Fe है, ये बैलेंस है आपका साथियों। Cl3 है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 6, Cl भी आपका बैलेंस है। H2 की बात करें 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये भी आपका क्या है, बैलेंस है। यहाँ पर क्या बचा पहले से 2 O बचा, जो कि हमारे पास 4 O है। क्या है, ध्यान दीजिएगा 4 O है, इस चीज़ को समझिएगा। हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 O हैं और यहाँ पे कितने 4 O हैं। हाइड्रोजन हमारा 2 दूनी 4, 2 यहाँ से 2 यहाँ से बैलेंस हो गया। आयरन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है प्यारे बच्चों। अब बचा क्या, ए हमारे पास 2 ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पर एक सल्फर बढ़ा, ये मतलब ये नहीं बोला, मतलब अगर हम यहाँ पर साथियों ये सल्फर यहाँ से ले लें, O2 यहाँ से ले लें, तो क्या बना SO2। अगर SO2 यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी सही है। इन सभी में साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है, SO2। आपके दिमाग में H2S आ सकता है, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर H2O पे हम H2S पे लगाना चाहें तो क्यों लगा देंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है। यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर नहीं बैलेंस था, तो हम SO2 अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आपको मिल गया होगा। आगे लिखा है, प्रश्न संख्या 2 लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या लिख दें कि ये पूरा हो जाए। ध्यान दीजिएगा, PCl5 है, तो यहाँ Cl3 यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पर अगर 2 Cl हो जाएगा और एक Cl यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, 3 2 5, मतलब Cl फाइनल है। P की बात करें, P भी फाइनल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है CH3। ध्यान दीजिएगा, COO ये हमारे पास वो एक हाइड्रोजन, मतलब कि CH3 COOH इसका राइट आंसर होगा, जो कि साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कैसे किया कि PCl5 था, 5 Cl होने चाहिए, 5 Cl यहाँ पर होने चाहिए, 2 1 यहाँ पर, 3 1 4 1 5, एक P है, एक P फाइनल हो गया। बचा क्या, CH3CO बचा और एक O एक H बचा। मैंने यहाँ पर मिला दिया तो CH3COOH बचा, जो कि यहाँ पर अगर भर देंगे तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ धीरे धीरे आपके समझ के आने लगा होगा। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, Na यहाँ पर है, Na यहाँ पर है, चलिए ठीक है, OH यहाँ पर है, H यहाँ पर है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक H यहाँ पर, एक H बच गया, एक O है, एक O है, मतलब ये फाइनल है। यहाँ पर बचा क्या, CH3 COO, ध्यान दीजिएगा H। अगर हम इसको जोड़ देंगे इसमें तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, CH3COOH, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि सर जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है। आगे लिखा है, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है, तो लेड का सूत्र क्या होता है, PB। ध्यान दीजिएगा, PB। और मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, PB जो है इसकी बैलेंसी 2 होती है। NO3 नाइट्रेट की जो बैलेंसी होती है वो -1 होती है। तो इसको अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो PB हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे यहाँ 2 बार हो जाएगा, मतलब कि PB NO3 का
होल ट्वाइस, जो कि ऑप्शन नंबर साथियों आपका बी सही है। उम्मीद करता हूँ सब पता चला गया होगा कि लेड नाइट्रेट का सूत्र कैसे बनेगा। साथियों लेड मतलब पीबी का जो बैलेंसी होता है प्लस का 2 होता है, नाइट्रेट जो होता है साथियों वो -3 - 1 होता है। एक एक कम एक होगा, 2 एक कम 2, क्योंकि दोनों एक साथ है यहाँ पे इसलिए होल ट्वाइस लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 5वां लिखा हुआ है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विलयन से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयनों, आपने परिभाषा पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में, तो आयन के परिवर्तन या आयन के विस्थापन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। और इस प्रकार के रिएक्शन को साथियों द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। आगे लिखते हैं, जिंक चूर्ण पर तन H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। जिंक चूर्ण की बात करें पहले साथियों तो Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल होगा H2SO4। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, गिब्स बनता है, जिंक सल्फेट बनता है ZnSO4 प्लस साथ H2 बच जाएगा। तो कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ रहा होगा। मैं आपको इसीलिए हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, कहाँ से जो आंसर आया हो कहाँ से आएगा। आगे लिखा है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। किसका उदाहरण है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब जलाया गया तो क्या बना, CO2 बना। तो मेरे प्यारे साथियों कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे साथियों लिखा है CO2, सी यहाँ पर ये अभिकारक, ये भी अभिकारक, ये टोटल उत्पाद है। तो जब साथियों 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो मेरे प्यारे साथियों विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन मतलब जो कोई भी तत्व या कोई भी तत्व उस अपने उस या किसी तत्व के दूसरे जलीय विलयन से उसे विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन आयनों के विस्थापन को कहते हैं। वियोजन पहचानने का क्या तरीका है, मान लेते हैं हमारा जो अभिकारक है वो क्या है, अकेला है, और जो प्रोडक्ट है वो कई मल्टीपल्स में बटा हुआ है, 2 या 2 से अधिक भागों में बटा हुआ है, उसे विस्थापन या वियोजन अभिक्रिया, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के संग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, उस कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 H2O, जो हमने यहाँ पे उपयोग किया है यहाँ पर एक किस अभिक्रिया का नाम है, इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, जब कोई भी तत्व किसी भी तत्व के उसके जलीय विलयन से उसको विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे H2 गैस निकल जाती है, पहला संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकता है, विस्थापन अभिक्रिया आपका राइट आंसर है। जब कोई भी तत्व किसी भी तत्व के जलीय विलयन से उसको विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो जिंक है इसने H2SO4 में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है Fe2O3 प्लस 2Al है। क्या है साथियों, Al है, गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe, या किस प्रकार की अभिक्रिया। ध्यान पूर्वक समझिएगा और पढ़िएगा। या मैंने क्या बताया कि जब कोई भी तत्व किसी तत्व के उसके जलीय विलयन में से उसको विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो क्या है साथियों, आयरन ऑक्साइड, क्या है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड इसे बोल सकते हैं आप, उससे क्या है, आयरन को इसने अलग कर दिया है, इसलिए साथियों इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ये साथियों कई सवाल आपको लग रहे हैं रिपीटेड हैं, लेकिन साथियों जो सवाल है बदला हुआ है, ऑप्शन सेम हो सकते हैं, तो आप घबराइए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। इस क्लास को पूरा देख लीजिए, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डर खत्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है। पहला, शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित, अपचयित मतलब अपचयन, अपचयन किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों ये दोनों का दोनों गलत है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का दोनों गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित कहाँ हो रहा है, कार्बन यहाँ तो है ही नहीं, कार्बन तो यहाँ प्रोडक्ट में बना है, तो पहला ये भी गलत हो गया। ओके, और अपचयित यहाँ तो ऑलरेडी ऑक्सीजन लगा, तो यहाँ भी ये गलत हो जाए। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये साथियों राइट है आपका, ध्यान दीजिएगा।
ये राइट है। और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी राइट है। लेकिन समझिएगा सवाल क्या पूछा है। मैंने राइट पे टिक कर दिया, क्रॉस पे टिक कर दिया। सवाल पूछा असत्य है, मतलब कौन गलत है, तो पहला और दूसरा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। पेरे ए सही है। ओके, सवाल को ध्यान को समझिए। अगर लिखा होता असत्य के जगह पर केवल अगर सत्य लिख कर के आ जाता तो ऑप्शन आपका तीसरा और चौथा सही होता। मतलब जो यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सही होता। लेकिन साथियों यहाँ पर पूछा कौन सा असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़िएगा, अन्यथा आपसे गलती हो सकती है। आगे लिखा है, ताज़ा बनाए रखने के लिए तेल के नमूने को लंबे समय तक प्रयुक्त की जाती है। मतलब जो तेल है, आपने देखा होगा, तेल को ताज़ा बनाए रखने के लिए, मतलब तेल के लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, ऑप्शन नंबर डी हीलियम नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है साथियों, हीलियम या नाइट्रोजन। हीलियम या नाइट्रोजन जो है साथियों, वो क्या है, तेल को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मदद का कार्य करता है। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब साथियों द्विविस्थापन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्विविस्थापन बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, प्रतिस्थापन को द्विविस्थापन है साथियों, केवल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। पहला लिखा सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। तो सोडियम क्लोराइड जो NaCl है प्लस कॉपर धातु Cu, यह रिएक्शन में नहीं होगा सही, तो सही से तो ये नहीं होगा। ध्यान से, ओके, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, ये भी नहीं होने वाला है। फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर नाइट धातु, ये भी नहीं होने वाला है। सिल्वर नाइट्रेट मतलब होता है AgNO3। ध्यान दीजिएगा साथियों, AgNO3 प्लस कॉपर धातु Cu, जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो साथियों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो सिल्वर है ये हटा दिया जाएगा और कॉपर नाइट्रेट बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। सर ये कैसे आप सीख पाएंगे, कहाँ जान पाएंगे? तो मैंने आपको पढ़ाया था सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में ये लिखा होता है कौन सा तत्व किसको साथ प्रतिस्थापित करेगा। ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता श्रेणी की श्रेणी घटती जाती है और जो बंध बनाने की क्षमता है वो घटता जाता है। इसे ध्यानपूर्वक आपको ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, तभी आपका नंबर अच्छे से आएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। लौह चूर्ण मतलब Fe है साथियों, इस पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डाला गया तो क्या बनेगा साथियों? यहाँ पर बन जाएगा एक आयरन क्लोराइड बन जाएगा और एक बनेगा हाइड्रोजन गैस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा आपका। यहाँ पर साथियों आयरन का क्लोराइड बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। कम समय में ज़्यादा सीखने के लिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को। क्या है अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2HCl। ध्यान दीजिए, इसमें हुआ क्या, B अपने स्थान पर इसने H2SO4 से SO को चुरा लिया, SO4 को चुरा लिया, और H2 ने क्या किया कि Cl2 को चुरा लिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो जहाँ पर जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो साथियों यहाँ देखते हैं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया साथ कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है ये भी बताऊंगा आपको। ऑप्शन नंबर ए योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी क्या है? निराकरण अभिक्रिया है, और आगे देखते हैं साथियों ऑप्शन कौन सा देके रखा है यहाँ पे। और यहाँ ऑप्शन नंबर साथियों सी रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात अधिकतर बच्चे लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये साथियों जो रिएक्शन मैंने दिखाया है वो रिएक्शन है साथियों द्विविस्थापन अभिक्रिया का। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ एक्वस है, यहाँ पर भी एक्वस, मतलब ये जलीय है, ये भी जलीय है। लेकिन जो यहाँ पर बना एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस बना है, और ठोस पदार्थ जब बनता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? याद कर लीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है, कि जिस अभिक्रिया के दौरान कोई भी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है उसे साथियों अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लेकिन निम्न अभिक्रिया में उपचायक पहचान कर लिखिए। मेरे साथियों उपचायक किसे कहते हैं इस चीज़ को याद रखिए। उपचायक उसे कहते हैं साथियों जो उस पूरे अभिक्रिया से ऑक्सीजन को अपने पास बुला ले, पूरे के पूरे ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है, उसे क्या कहते हैं? उपचायक कहते हैं। पहले साथियों क्या कहते हैं? सॉरी, अपचायक कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो साथियों Fe2O3 प्लस 3O
इस कीप्स आउट 2Fe, तो जैसे Fe गायब हो गया और 3CO2 बना, सारे O कहाँ आ गए हैं, CO के पास आ गए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि जो साथियों सारे ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है उसे ही अपचायक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है साथियों, सूर्य के प्रकाश एवं प्राणहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। मतलब कि मेरे साथियों सवाल ये पूछ रहा है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी CHCl3, ऑप्शन नंबर सी CCl4, ऑप्शन नंबर डी CFCl3। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है ग्लूकोज। जब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करते हैं, काम करते हैं, तो उसे ग्लूकोज बनता है। अगला सवाल, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 ये सॉलिड है, गिब्स आउट बन गया है साथियों CaO + CO2, ये एक सॉलिड है, ये गैस है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक अभिकारक होता है और इससे कई सारे उत्पाद बनते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपको याद आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही साथियों, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को एक दूसरे नाम से जानते हैं साथियों, आप लोग याद कर लीजिए वो नाम भी, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि अधिकतर बच्चे वियोजन अभिक्रिया याद करके जाते हैं और जब ऑप्शन में आ जाता है अपघटन अभिक्रिया तो घबरा जाते हैं। तो चाहे वियोजन अभिक्रिया हो चाहे अपघटन अभिक्रिया हो, एक ही परिभाषा होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, रासायनिक समीकरण CuSO4 + Fe गिव्स और FeSO4 + Cu ये क्या है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया बहुत देर बाद। मैंने कई बार पढ़ा, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन दोनों में फंक्शन में अंतर है। तो आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उभय अपघटन अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे साथियों, जब कोई एक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा ये समझ में आएगा, जब कोई एक तत्व किसी भी तत्व के जलीय विलयन से उसे विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में जरूर आया होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, घबराइएगा नहीं सवाल को देख करके, बहुत ही सरल सवाल है, बस देख करके घबराना नहीं। लिखा है 3 बीकर हैं आपके पास, ए बीकर है, बी बीकर है, सी बीकर है। प्रत्येक में 25 ml जल डाल दिया गया, इसमें भी 25 ml है, इसमें भी 25 ml, इसमें भी 25 ml है। बीकर ए बी सी तीनों में क्रमशः NaOH निर्जल, ध्यान दीजिए इसमें NaOH हमने डाल दिया, इसमें हमने डाला CuSO4 कॉपर सल्फेट डाल दिया, इसमें हमने NaCl डाल दिया कि कुछ मात्रा मिलाई गई। यह देखा गया कि बीकर ए तथा बीकर बी के विलयनों के तापमानों में वृद्धि हुई, मतलब इसमें और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इंक्रीज हुई है हीट, क्या है, हीट इंक्रीज हो गई है। आगे यह देखा हीट, जबकि सी के विलयन का तापमान कम हो गया और इसका विलयन क्या हो गया, तापमान कम हो गया, हीट क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान से समझिएगा, तापमान कम हो गया, निम्न से कौन सा कथन सत्य है या नहीं ये देखना है। बीकर ए, ध्यान से देखिएगा, बीकर ए तथा बीकर बी में ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या कहा कि जब इस पानी में हमने NaOH डाला, CuSO4 डाला, तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ेगा साथियों तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बीकर ए तथा बीकर बी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई, ये बिल्कुल गलत साथियों। बीकर सी में ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हुई, अब बताओ ये सही है या गलत है। तो ऊष्मा क्षेपी नहीं, क्यों नहीं, कि बीकर सी में साथियों तापमान घटता है, तापमान घटने से साथियों क्या होता है, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होती है, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो चौथा नंबर है बीकर सी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ये सही है। तो हमारा कौन कौन सा जवाब सही है, एक तो साथियों पहला सही है, एक तो चौथा सही है। अब इसका कूट संबंध देखते हैं कौन से ऑप्शन में, पहला केवल ए, दूसरा पहला तथा फोर्थ, तीसरा पहला और चौथा, डी दूसरा और तीसरा। तो हमारा पहला और चौथा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगला सवाल लिखा है बेरिलियम क्लोराइड BaCl2, ध्यान दीजिएगा BaCl2, अमोनियम सल्फेट, ध्यान दीजिएगा अमोनियम सल्फेट मतलब NH4SO4, ध्यान दीजिएगा का होल ट्वाइस ये रहेगा। क्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड निर्मित करता है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार की, मतलब यह अभिक्रिया किस प्रकार की, इसका हमें जवाब बताना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट पेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा,
पहला है विस्थापन अपक्रिया, दूसरा अवक्षेपण अपक्रिया, तीसरा संयोजन अपक्रिया, फिर चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब हम लोग फिर से प्रश्न की ओर जाते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला है कि अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड का मतलब साथियों यहाँ पर जो आपका बना है NH4Cl बना है। ओके, और क्या बना है प्लस, ये क्या बना, बेरिलियम सल्फेट बना है। बेरिलियम सल्फेट मतलब BaSO4 बना है। मेरे प्यारे साथियों ये क्या है, ये ठोस पदार्थ एक बना है और यहाँ से देखिए बदला है, तो यहाँ ये ठोस पदार्थ बना तो ये अवक्षेपण अपक्रिया हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये अवक्षेपण हो गया। दूसरा ये विस्थापन हो गया, ध्यान दीजिएगा विस्थापन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों सबसे पहले तो ये दूसरा सही है और चौथा सही है, और इन दोनों का कूट जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, पीएच शून्य पीएच वाला विलेन होता है। ध्यान दीजिएगा पीएच इसके लिए है, यहाँ पर ये 0 होता है, बीच में जो 7 होता है, यहाँ पे 7 के आगे 14 तक होता है। ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पे 7 पे क्या है, उदासीन है, 7 पे उदासीन है। 7 के जब हम लोग इधर पहुँचेंगे प्यारे साथियों तो ये माइनस होता है। क्या होता है, ये माइनस होता है। इधर जब हम लोग आते हैं प्यारे साथियों तो ये प्लस होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ओके, तो चूँकि इधर प्लस है और जितनी इधर आगे बढ़ेंगे ये अम्लीय होता है। क्या होता है, जो अम्लीय होता है, और इधर क्या होता है तो क्षारीय होता है। तो सर 0.7 के इस टाइप में मतलब कि अम्लीय होगा। तो 0 pH वाला विलेन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है साथियों, अम्लीय। इस बात को याद रखिएगा, 7 से कम कोई भी साथियों pH मान होगा वो अम्लीय होगा, 7 से आगे मतलब ऊपर जो भी होगा वो क्षारीय कहलाएगा। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए इप्सम, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों आपको मैंने चैप्टर पढ़ाते समय पढ़ाया था कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया साथियों जिप्सम के संग होती है तो साथियों क्या बनता है, सुधी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपक्रिया जल के संग होती है जिप्सम बनता है। क्या बनता है, जिप्सम। मैंने जवाब पहले ही बता दिया। अगला सवाल, हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति क्या है। मेरे साथियों भैया मैंने क्या बताया, H+ वाले को क्या कहेंगे, आप लोग ऑप्शन जान चुके होंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों, अम्लीय। H+ मतलब प्लस वाले आयन जो भी होंगे वो अम्लीय होंगे। अगला सवाल, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षार, जब क्षार साथियों क्या हल्दी का संग मिलता है तो क्या होता है, हल्दी क्या एक सूचक का काम करता है, प्राकृतिक सूचक है। तो मेरे साथियों जब क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर पीला, नारंगी, भूरा, लाल और डी अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी से भूरा लाल साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है। ये भी लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है। तो साथियों ये लवण है लेकिन ये आयनिक लवण है। ये भी क्या है, ये आयनिक लवण नहीं है, सो ये भी आयनिक लवण है और ये भी क्या आयनिक लवण है। लेकिन जो HSO4 लगा है ये क्या है, अम्ल को थोड़ा दर्शाता है, इसलिए साथियों NaHSO4 क्या है, अम्लीय लवण है। इस वक्त साथियों ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैक टू ट्रैक सवाल हमें सीखना है क्योंकि समय कम है, बहुत कुछ सीखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ साथियों, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। धावन सोडा बोले साथियों तो क्या होता है, Na2CO3.10H2O ये सूत्र होता है। तो जल के कितने अणु हैं, 10। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। अगला सवाल लिखा है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। एसिटिक अम्ल याद रखिए, 2 सवाल यहाँ से बनेगा जो मैं आप जवाब बताने जा रहा हूँ वो भी तैयार कर लीजिए। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जवाब सही है दुर्बल अम्ल के लिए। एसिटिक अम्ल पूछ सकता है, एसिटिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। कितने सवाल एक ही सवाल से बन जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, या एक कार्बनिक अम्ल है या एक अकार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर से तो बी सही है, यह एक कार्बनिक अम्ल है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आया होगा। ये लिखा है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ध्यान से, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो मेरे पे तो नीले लिटमस अगर कोई लाल हो जाता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 6 सही है। ओके,
मैं हर एक सवाल के पीछे जितना भी संभव कॉन्सेप्ट हो पाता है मैं देने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। अगला सवाल लिखा है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोकार्बन है, तो दूसरा अवयव क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 सही है, टार्टरिक अम्ल। क्या है? टार्टरिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ अभी तक साथियों हम लोग 29 कर चुके हैं, हमें पहुँचना है 60 प्लस प्रश्नों पे, मतलब कि हम अभी अल्लाह का भाग 49% पे पहुँच चुके हैं। आइए अब हम लोग साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी धामन सोडा, ऑप्शन नंबर सी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 सही है, धामन सोडा। धामन सोडा का उपयोग साथियों जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, अम्लीय वर्षा का जल का संभावित पीएच मान, जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5.2, ऑप्शन नंबर बी 6.2, ऑप्शन नंबर सी 7.2, ऑप्शन नंबर डी 8.2। तो सही ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन जो साथियों जल के वर्षा का पीएच मान होता है वो साथियों 5.2 होता है। इसको ऑप्शन भले नहीं याद करो, रियल आंसर याद कर लो। ये ऑप्शन बदल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसका यहाँ कर सकता है, लेकिन जो रियल आंसर याद होगा तो कोई भी ऑप्शन आएगा आप टिक मार देंगे सही। ओके, लिखा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 14। तो साथियों शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 33, क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलिन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी रंगहीन। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है, लाल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर मतलब जो साथियों बेकिंग पाउडर होता है उसको गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? आपके घर पे बेकिंग पाउडर होगा जिसे मीठा सोडा कहते हैं, उसे गर्म करिए तावे पर और देखिए कौन सी गैस निकलती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए CO, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी O2। तो ऑप्शन नंबर साथ सी सही है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, आप नहीं विश्वास है तो घर पे करके देख लीजिए इसको। सही। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मतलब दांतों का क्षय का मतलब दांत कब खराब होने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 है ये साथियों, मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय मतलब दांत गिरने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर साथियों 36 लिखा है, साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के अतिरिक्त निम्न से बनाने में उपयोग के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब जो साधारण नमक है NaCl, इसका उपयोग रसोई में किया जाता है, इसके साथ में और कहाँ कहाँ किया जाता है इसका जवाब आपको बताना है। तो वाशिंग सोडा जो बनाई जाती है, जो सर्फ बनाया जाता है उसमें उपयोग करते हैं, ये सही है। ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा में भी इसका उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा, लेकिन बुझा हुआ चूना में नहीं करते हैं। तो इसका कूट हम लोग ढूंढेंगे, इसके कूट में गलती मत करिएगा साथियों। तो 1 2 3 यहाँ पर कितना है? 4 2 1, ये नहीं हो सकता। 1 2 4 ये नहीं हो सकता। 1 2 3 ये होगा। अपना रियल आंसर क्या है? सी। कूट जरूर ढूंढिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसी पे सब पे टिक लगा के मारें। जी नहीं, ये ऑप्शन तो देखिए रखा, इसमें से जो रियल ऑप्शन आपके जो AMR पे भरा जाएगा इसमें का ऑप्शन भरा जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, ये सी के अंदर तीनों कूट मिल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लिखा, पृथ्वी की भू प्रवृत्ति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अयस्क, ऑप्शन नंबर बी गैंग, ऑप्शन नंबर सी खनिज, ऑप्शन नंबर डी धातु। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी से ये खनिज। खनिज क्या है? खनिज साथियों प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली भू प्रवृत्ति में यौगिक के तत्व होते हैं, लेकिन अयस्क क्या होते हैं? प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होते, याद रखिएगा, प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होते हैं। खनिज से अयस्क ही बनता है, लेकिन कौन से खनिज से अयस्क बनता है? वे खनिज जिनको साथियों निष्कर्षण करने में कम लागत लगती है उसे अयस्क कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। इसलिए एक लाइन कहूँगा कि प्रत्येक अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ओके,
आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन आधातु है। आधातु मतलब जो धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी Fe++, ऑप्शन नंबर सी He, ऑप्शन नंबर डी Hg। Hg साथियों धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। जो He हीलियम गैस है और जितनी भी गैसें हैं वो धातु नहीं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में जरूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 लिखा साथियों, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर से सी से पोटेशियम। मैं एक बार और कहूँगा कि ऑप्शन मत याद करिएगा, रियल आंसर याद करिएगा। ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पता लगे बदल दे तो आप ऑप्शन रट के चले जाओ। जी नहीं, रियल आंसर क्या है, पोटेशियम। ओके, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। तो सर तो क्रोमियम सॉरी कॉपर जी नहीं करती है, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो कहते हैं सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व है साथियों, ऐसा धातु है जो कि साथियों जल से तुरंत क्रिया करके आग भी लगा देता है। इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन बनता है, कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर सिलिका, सिलिका मतलब बालू, कॉपर, जिंक, कार्बन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से ये जिंक जो है वो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 का है सामान्य ताप क्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाली आधातु है। वेरी इंपॉर्टेंट, धातु है नहीं आधातु है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर आपका तो बी सही है। जो ब्रोमीन है वो एक आधातु है लेकिन द्रव की अवस्था में पाई जाती है। कब, जब सामान्य ताप क्रम और दाब होता है। ओके, मतलब कमरे के टेम्परेचर पे जो ब्रोमीन है वो द्रव होता है लेकिन एक धातु नहीं, एक आधातु है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का है कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है। अब कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं, ध्यान से देखें। कैल्शियम Ca इस पे लगा होता है प्लस का 2 और जो साथियों फास्फेट होता है PO4 होता है और इसमें माइनस के 3 होते हैं। तो जब इसको यहाँ से लेकर के आएंगे और इसको यहाँ लेकर के जाएंगे तो साथियों ये बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो सूत्र कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैंने एक बहुत डिटेल्स वीडियो बताई है। अगर आपके पास टाइम हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसे देख लीजिएगा। लेकिन उसको देखना कोई कंपलसरी नहीं है, इस बात को भी याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है एल्युमिनियम के सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। मतलब जो एल्युमिनियम की सतह है, यहाँ पर मान लो एल्युमिनियम है, इस पे साथियों क्या बन गया, ऑक्सीजन की एक परत बन गई है, इसे क्या कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए एनोडिंग, ऑप्शन नंबर बी कैटिनेशन, ऑप्शन नंबर सी बेसिमिलीकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है एनोडिंग। एनोडिंग जो है साथियों एल्युमिनियम के द्वारा या एल्युमिनियम पर एनोडिंग के द्वारा ऑक्सीजन की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है मैट में मुख्यतः होता है। मैट आपने पढ़ा होगा, जो आपने धातु आधातु वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तो मैट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए FeS, ऑप्शन नंबर बी Cu2S, ऑप्शन नंबर सी Cu2S तथा FeS, ऑप्शन नंबर डी Cu2S तथा Fe2S3। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Cu2S तथा FeS जो है वो मैट का मुख्यतः होता है। मैट में यही मुख्य चीज़ पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं। जल्दबाजी में बच्चे पढ़ लेंगे सत्य है और वही गलत करके आओगे, तो उसको गलत नहीं करना है, टिक कहाँ लगाना है, सत्य नहीं वाले टिक लगाना है। धातुएं सदैव संयोजन अयोगिक बनाते हैं, धातुएं धन आयन बनाते हैं, ये तो सही है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी साथियों क्या है, सही है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन धातुएं सदैव सह संयोजन यौगिक बनाते हैं, ये गलत है। तो मेरे साथ यही तो हमको ढूंढना था, हमारे हिसाब से तो गलत है, लेकिन इसने गलत ही तो पूछा है, कौन सत्य नहीं है इसी को छांटना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उम्मीद करता हूँ 46 नंबर भी आपको समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 का ऐसा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। मतलब कौन सी जो धातु है वो अगर अम्ल के संग अपक्रिया करेगी तो मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगी। ऑप्शन नंबर ए Mg,
ऑप्शन नंबर बी एफ ई, ऑप्शन नंबर सी सी यू, ऑप्शन नंबर डी जेड एन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है साथियों। जो कापर है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती। ओके, क्वेश्चन नंबर साथियों 48 लिखा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए, लोहे को बचाने के लिए, लोहे का एक कोई उपकरण है फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, मतलब किस विधि का उपयोग करेंगे। नंबर 1 ग्रीस लगाकर, ऑप्शन नंबर बी पेंट लगाकर, ऑप्शन नंबर सी जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन नंबर डी इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका साथ सी सही है, जिंक की परत चढ़ाकर ही लोहे के फ्राइंग पैन को बचाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और जितना भी आपने अभी तक तैयार किया है, पढ़ा है, सब आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो बोर्ड एग्जाम में आपका ये सब लड़ जाएगा केमिस्ट्री के अंदर और आप अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन 49 लिखा है, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइड, मैलेकाइट, सिडेराइट, ऑप्शन नंबर डी हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का भी याद कर लीजिए, सूत्र AgCl होता है। चूंकि क्लोराइड अयस्क तो ये साथियों ऑप्शन नंबर डी से होगा, हॉर्न सिल्वर। इसका सूत्र AgCl और Cl से क्या बन गया, क्लोराइड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है, यदि कापर को वायु में खुला छोड़ रखते हैं, ध्यान से, अगर कापर को हम ऐसे छोड़ देते हैं वायु में तो इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है। जो भूरा भूरा कलर है किसका, कापर का, वो खो जाता है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो कापर के जो साथ तांबे के बर्तन होते हैं उस पर हरी हरी एक परत लग जाती है। आपने देखा होगा, नहीं तो कभी कभी देखने को मिलेगा। या निम्न में से क्या बनने का कारण है, मतलब क्या बन जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए CuSO3, ऑप्शन नंबर बी CuSO3, ऑप्शन नंबर सी CuNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी CuO। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है साथियों, CuCO3। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर साथियों लिखा है 51, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन करते हैं। मतलब साथियों जो आपका डिब्बा होता है वहाँ पे जिंक का नहीं टिन का लेपन करते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं ये बताना। ऑप्शन नंबर ए, जिंक अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील है, टिन अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील है, जिंक का गलनांक कम होता है, ऑप्शन नंबर टिन का गलनांक कम होता है। इस बात को याद रखें, हम जिंक के स्थान पर टिन का उपयोग करते हैं, इस बात को याद रखेगा। तो साथियों टिन का कम गलनांक होता है, इससे नहीं, जिंक का गलनांक कम होता है, इससे भी हम लोग करते हैं। जिंक अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील, लेकिन जिंक के स्थान पर टिन का उपयोग करते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जिंक जल्दी अपक्रिया करेगा, टिन जो है जितनी जल्दी अपक्रिया नहीं करता है, इसलिए साथियों टिन अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील है, इसलिए साथियों हम टिन का उपयोग करते हैं। टिन मतलब जो टीन आप कहते हैं ना, वही टिन है साथियों। हम लोग अभी 51 प्रश्नों को देख चुके हैं। अभी तक साथियों हमें लगभग 10 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्नों को देखना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी भी क्लास को छोड़ करके मत जाइएगा। ओके, अब आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 52, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर साथियों सी लिखा है 4, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 5। तो ऑप्शन नंबर आपका साथियों सी सही है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन 53 लिखा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी शर्करा, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है, सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया गया। आगे लिखा है, फार्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र होता है। फार्मेल्डिहाइड, जहाँ भी एल्डिहाइड लग जाए साथियों HCHO ढूंढना, क्या ढूंढना, H नहीं साथियों, CHO ढूंढना। जहाँ पर भी आपको एल्डिहाइड मिले केवल CHO ढूंढना। तो अगर यहाँ पर देखेंगे COH, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही, HCHO। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, 2 प्रकार के असंतृप्त यौगिक होते हैं। एक होता है CnH2n वाले, एक होते हैं CnH2n-2 वाले। तो CnH2n का मतलब हुआ जो हाइड्रोजन की संख्या होगी कार्बन के दुगना होगा, और CnH2n-2 का मतलब हुआ जो हाइड्रोजन की संख्या होगी कार्बन के दोगुने से 2 कम होगा। तो साथियों ये असंतृप्त नहीं है, ये भी असंतृप्त नहीं है, यह भी असंतृप्त नहीं है, लेकिन 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्या है, C2H4, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केनो का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। तो ऑप्शन नंबर जो कि शब्द ए सही है CnH2n+2, बल्कि ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57 लिखा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर एथेनोइक अम्ल, ओके, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम साथियों ऑप्शन नंबर बी से एथेनोइक अम्ल होता है। क्या है? एथेनोइक अम्ल होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। फार्मेल्डिहाइड साथियों HCHO, अभी मैंने सूत्र बताया। जो C है ये क्या मेथ है, ध्यान दीजिएगा क्या है मेथ है। और जहाँ पे CHO जुड़ता है वहाँ पे जुड़ता है Al। क्या जुड़ता है? Al। तो क्या बना साथियों? मेथेनल, मतलब कि ये बन जाएगा मेथेनल। क्या है? मेथेनल। ओके, मेथेनल। ओके, तो मेथेनल ऑप्शन नंबर ए फार्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी मेथेनल, ऑप्शन नंबर सी एथेनल, ऑप्शन नंबर डी एस्टाल्डिहाइड। तो मेथेनल आपका सही है। ओके, फार्मेल्डिहाइड साथियों का IUPAC नेम क्या है? IUPAC मेथेनल है। कभी कभी साथियों पूछ लेता है IUPAC का फुल नेम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल नेम है। उम्मीद करता हूँ अभी तक साथियों हम लोग 58 प्रश्नों को कर चुके हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ में करवा रहा हूँ। इस क्लास को अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है, सीखा है, तो याद करिए या न करिए, आप लोग दोबारा रिवीजन इस क्लास को कर लीजिएगा। आपका MCQ केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा साथियों एस्टाल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है? एस्टाल्डिहाइड साथियों, एस्टाल्डिहाइड जो आया है वो कार्बन नंबर 2 से आया है। ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी एथेनल, ऑप्शन नंबर ए सी एथीन, ऑप्शन नंबर डी एथाइन। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है, एथेनल। जहाँ पर भी एल्डिहाइड आ जाए ना और ला हिंदी में हेरिएगा, और AL लास्ट में कहाँ हेरिएगा? इंग्लिश में हेरिएगा। ट्रिक में बता रहा, जहाँ पे भी फार्मेल्डिहाइड का क्वेश्चन आप पूछ ले, किसी भी फार्मेल्डिहाइड का लास्ट में ना और ला हेर लेना, वही आपका रियल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों डी लिखा, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है एसीटोन का IUPAC नाम है। जहाँ पर भी आपको एसीटोन मिले, एसीटोन याद कर लीजिए, हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेनोन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेनॉल, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेनल, प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन नंबर सा तो बी सही है, प्रोपेनोन। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप कहीं से एस्टाल्डिहाइड का पूछा था तो एथेनॉल बता दिया, लेकिन मैंने जो ट्रिक बताया केवल एल्डिहाइड के लिए बताया, ना ओला। अगर आ जाए एस्टाल्डिहाइड का एक ही चाहिए, जैसा 4 नाम आ जाए, सब में एथ लगाओ, ना ओला लास्ट में बदला रहे, तो ना ला वाला क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करके देता है। क्या देता है? ऑप्शन नंबर ए एस्टाल्डिहाइड, सॉरी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी एथेन, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर डी एथिल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर तो सी से ग्लाइकोल। जब एथिलीन साथियों क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया करता है तो ग्लाइकोल देता है। क्या देता है? ग्लाइकोल देता है। ओके, ऑप्शन नंबर से 62 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है कि ईंधन एवं औषधियों, दवाइयों के रूप में और ईंधन के रूप में कि कौन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी एथेन, ऑप्शन नंबर सी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेन होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर से ए सही है। एथेनॉल जो है एथिल अल्कोहल है। एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का उपयोग ईंधन और औषधियों के दोनों के रूप में किया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी का एक उदाहरण होगा। समजातीय श्रेणी कहते हैं एक जात वाला, मतलब कि अगर एल्केन है तो दोनों एल्केन होंगे, एल्कीन है दोनों एल्केन होंगे, मतलब दोनों के साथियों क्या होंगे? दोनों के गुण समान होंगे, लेकिन साथियों चित्र और उनका जो सूत्र है वो अलग अलग होगा। मान लीजिए हम और आप मानो हैं, तो हम मानो में क्या है? सेम क्या है? 2 आँख होंगे, 2 कान होंगे, नाक होंगे, सिर होगा, पैर होगा, दो हाथ होगा, लेकिन शक्ल तो मिलती नहीं। तो हम लोग क्या समजातीय है, लेकिन हमारा और जानवर से तुलना किया जाएगा तो समजातीय नहीं होगा। वैसे यहाँ बात करेंगे C2H4 CH4 ये नहीं है, CH4 C2H6 यहाँ पे अल्कोहल है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे एल्काइन है, यहाँ पे एल्कीन, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर साथियों आपका सही है बी। यहाँ पे एल्केन है CH4 CH2H6, ये क्या है मेथेन है साथियों। सॉरी ये क्या है आपका मेथेन और ये आपका एथेन, दोनों क्या है एक ही साथियों हाइड्रोकार्बन में बने हुए हैं, इसलिए क्या है समजातीय श्रेणी है। अगर वो डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है या किस तत्व में पाया जाता है? तत्व भी पूछा जा सकता है या परमाणु पूछा जा सकता है, दोनों का ऑप्शन सही होगा, एक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी N, ऑप्शन नंबर CO, ऑप्शन नंबर डी F। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जो 64 आपको MCQ करवाया है वो आपको समझ में आया होगा। वो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो मेरे साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इससे बाहर नहीं आने वाला है MCQ। मैंने जो 64 करवाया है बस आप अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे तो सवाल को पलट सकता है, सवालों को उलट सकता है, ऑप्शन को क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन को ऑप्शन बना सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो 64 MCQ मैंने केमिस्ट्री की बताई है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 200 प्लस MCQ मुझको पूरे साइंस में करवाना है। अभी तक हम लोग 64 कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी। हमारी केमिस्ट्री की MCQ कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की क्लास को देखेंगे जिसमें हम लोग MCQ की बात करेंगे। फिर हम MCQ लेकर आएंगे आपके लिए फिजिक्स का। इसलिए लगातार 3 मार्च तक साथियों BSA के साथ जुड़े रहिए साइंस को मजबूत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में वादा किया था वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। देखिए मैंने कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया है, पूरा का पूरा मटेरियल जो तैयार किया है आपके लिए तैयार किया है। कोई भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। देखिए मैंने कितना आपको पढ़ा दिया है, कितने पेज में सब कुछ समझा दिया है। हर एक चीज़ का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन साथियों स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि मन में बसाओ, दिमाग में बसाओ, पेपर में दिमाग वाला काम आएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको शुरुआत की थी, वादा किया था, वो पूरा किया इस क्लास में। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। और ये क्लास कैसे रही कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने सभी साथियों को इसको शेयर कर दीजिए। 200 प्लस MCQ हमको पहुँचना है, ये भी कहाँ, बायोलॉजी तक। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।